और जो यूएई के आपने पैसे वापस करने थे, जिनको मुद्दत में तौसीह भी हो सकती थी, लेकिन फिर जो सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान की मईशत की, वहाँ के जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने अपना $1 अरब से ज़्यादा पैसा वापस ले लिया, पाकिस्तान ने वो अदायगियाँ कर दी हैं। बैरूनी कर्जों की अदायगी में या अंदरूनी कर्जों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट करती है और उसके पास पैसे नहीं होते कि वो अपना बैरूनी कर्जा अदा कर सके। पाकिस्तान के अकाउंट्स बैलेंस नहीं हो रहे सर, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? तो मैंने देखा खालिद मकबूल सिद्दीकी और एक दो जो उनके दोस्त थे वो सामने थोड़ा सा बेचैनी में टहल रहे थे। फिर मुझे एक एमकेएम के साथी ने इशारा किया कि जरा सा इधर कोने में आके हमारी बात सुन लें। तो मैं जब उठ के गया तो उन्होंने कहा कि बस वो बात यह है कि बाकी सब तो ठीक है, हम आपके साथ रहेंगे, रहना चाहते हैं, बस एक फ़ोन करवा दें हमें। सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा गैप और बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है। उसको फिल करने के लिए नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलएन, पीटीआई और बाकी जमातें भी वहां पे आ सकती हैं। तो इमरान खान साहब मुंह से तो कहते हैं, तो प्लान क्या है आपका? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं शब्बर जैदी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और स्पेशली इनका तज्ज़िया जो है वो इकोनॉमी के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है इन हालात में, और कुछ खबरें भी आपसे मंसूब चल रही हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम वक्त में हम ज़्यादा बात कर लें, तो डायरेक्टली बातचीत का आगाज़ कर लेते हैं। सर रिजर्व आज की खबर के मुताबिक $4.5 अरब रह गए हैं, और जो यूएई के आपने पैसे वापस करने थे, जिनको मुद्दत में तौसीह भी हो सकती थी, लेकिन फिर जो सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान की मईशत की, वहाँ के जो कमर्शियल बैंक है उन्होंने अपना $1 अरब से ज़्यादा पैसा वापस ले लिया, पाकिस्तान ने वो अदायगियाँ कर दी हैं। और अब हमारे पास जो रिजर्व हैं वो $4.5 अरब हैं। ये कितना अलार्मिंग है सर इस वक्त? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, अगर पाकिस्तान में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर नहीं लिया गया पाकिस्तान को चलाने के लिए, तो पाकिस्तान कोई भी सूरत हाल हमें आगे जाके बहुत सख्त मुश्किलात से नहीं बचा सकती। मैं लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट का तो नहीं लेना चाहता, मगर मुझे कोई आगे पुरुम्मीद शक्ल नज़र नहीं आती। पुरुम्मीद शक्ल सिर्फ उस वक्त आएगी जब हम अपना घर खुद सही करेंगे। सऊदी अरब, चाइना या और कोई मुल्क या इवन IMF, हमें ज़रूरत है उनकी, मगर वो सिर्फ़ कर्ज़ों की रोल ओवर की हद तक है। मगर अगर वो रोल ओवर हमें मिल जाता है, उसके बावजूद भी अगले 5 सालों में पाकिस्तान की मईशत सही नहीं हो सकती अगर पाकिस्तानी अपना इंपोर्ट का बिल कम नहीं करेंगे और अपने रहने सहने के तरीके तब्दील नहीं करेंगे, और जो कि नहीं हो रहे हैं, तो फिर मैं बहुत शदीद मुश्किलात देख रहा हूँ। मुझे कोई उम्मीद की शक्ल नज़र नहीं आ रही है। सर देखें, पाकिस्तान के आइन में नहीं लिखा हुआ कि अगर आप डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं तो आपने कहना नहीं है कि आप डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। ना ये कोई ऐसी चीज़ है जिसपे कोई तौहीन मज़हब हो जाती है। आप एक इकोनॉमिस्ट हैं और आपने आदाद शुमार के ऊपर सर बात करनी है, और हमें ओपनली कौम को बताना भी चाहिए सिचुएशन क्या है। क्या हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं टेक्निकली? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब बहुत करीब पहुंच गए हैं, सिर्फ हुकूमत ने होल्ड करके रखा हुआ है और वो अनाउंस नहीं कर रही, और आप इंपोर्ट्स के पैसे नहीं दे सकते। आपके वजीर खजाना कह रहे हैं कि ब्लैकआउट, वजीर खजाना नहीं सॉरी वजीर दिफा कह रहे हैं कि ब्लैकआउट हो सकता है पाकिस्तान में, खुदा ना खास्ता। एक्चुअल सिचुएशन क्या है? शब्बर जैदी साहब, आपने सिस्टम के अंदर भी काम किया और सिस्टम के बाहर भी आप जानते हैं, सो आप क्या देख रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। डिफ़ॉल्ट कोई ऐसी डिफाइंड टर्म नहीं है कि जिसको आप कर सकें। दो चीज़ें होती है डिफ़ॉल्ट की। एक चीज़ होती है डिफ़ॉल्ट की जिसको रियासत अपने बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी में या अंदरूनी कर्ज़ों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट करती है, और उसके पास पैसे नहीं होते कि वो अपना बैरूनी कर्ज़ा अदा कर सके, जिसकी रीसेंट मिसाल अभी श्रीलंका है। दूसरा डिफ़ॉल्ट की शक्ल वो होती है जब रियासत
वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सके जो उसको ज़रूरत है, और उसके पास इतने फ़ॉरेन एक्सचेंज नहीं हो कि वो अपनी ज़रूरियात के हिसाब की चीज़ें इंपोर्ट करे और वो फिर उनके ऊपर उसको इनफॉर्मल या फॉर्मल रिस्ट्रिक्शन लगाए, तो वो भी एक डिफ़ॉल्ट की शक्ल ही है। पाकिस्तान, उसको दूसरे वाले को हम टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कहते हैं। पाकिस्तान पिछले कोई 2-2.5-3 महीने से टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की शक्ल में जा चुका है। अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते तो आज तक हमारे रिज़र्व्स तकरीबन ज़ीरो हो चुके होते, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 5 बिलियन की एलसीज़ पड़ी हैं जो हमने नहीं ऑनर की हैं, और अगर हम उनको ऑनर करते तो हमारे रिज़र्व नेगेटिव में चले जाते। ये है डिफ़ॉल्ट की टेक्निकल पोजीशन। अब दूसरी जो पोजीशन है रियासती डिफ़ॉल्ट की, वो ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक अपने बैरूनी क़र्ज़ों में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है और उसने आखिरी इंस्टॉलमेंट भी दी है अपनी। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले सालों में भी अपनी क़र्ज़े अदा करने की सलाहियत नहीं रखता है, और शायद वो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस पे मुझे कोई शक नहीं है, और ये बात IMF की जो रिपोर्ट है, जो उन्होंने लास्ट रिपोर्ट दी थी, उससे भी वाज़े है। देखें, एज ए पाकिस्तानी मुझे ये बात करते नहायत दुख होता है कि मैं ये बात कर रहा हूँ, मगर इमरान साहब, अगर कोई चीज़ सही नहीं है और हमारे जैसे लोगों को जो आगे थोड़ी बहुत आगे देखने की सलाहियत रखते हैं, उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो इंटेलेक्चुअली करप्शन नहीं करें और कौम के सामने एक इंडिपेंडेंट व्यू रख दें। इसीलिए मैंने इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। देखिए, अब हुकूमत डरा रही है, धमका रही है कि जो लोग डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी, और जो लोग ये बात करते हैं कि मईशत आपकी खराबी की तरफ जा रही है, उसकी निशानदेही करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अब क्या कोई मुल्क ख्वाहिश के ऊपर डिफ़ॉल्ट करता है या गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और गलत करतूतों की वजह से डिफ़ॉल्ट करता है? देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत अगर ये कहती है कि जो लोग बात करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, तो मतलब मेरा सवाल तो ये है कि वो कुछ और नहीं करेंगे, सिर्फ वो उन लोगों पे जो कि सही बात कर रहे हैं उनको कहा जाएगा कि आप सही बात नहीं करें। मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तानी या मुहब्बे वतन होने में किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें तो कोशिश करनी है कि बहैसियत कौम के हम इस डिफ़ॉल्ट से, आने वाले डिफ़ॉल्ट से बचें। मैं आपको ये कह रहा था कि मैंने तो 16 दिसंबर 2021 को ये बात की थी, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, और उस वक्त मैं शायद वाहिद इंसान था जो ये बात कर रहा था। और आज आप आज का अखबार खोल लें, उसमें पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का एक ख़बर छपी हुई है कि पाकिस्तान के क़र्ज़े माफ़ किए जाएं। तो क्या मेरा सवाल ये है अब कि इन लोगों को अब समझ आई है, या ये समझना नहीं चाहते, या ये सच बोलना नहीं चाहते, या इनकी कमी है? क्या बात है कि ये देखना नहीं चाहते चीज़ों को? तो बस अभी मैं इस वक्त तो सर देखिए, जो स्टेप्स डार साहब ले रहे हैं, जो काम डार साहब कर रहे हैं, वो तो बहुत अजीब है। यानी IMF की जो डिमांड्स हैं, IMF तो वो चीज़ें आपसे मांग रही है ना जो आपको करनी पड़ जाएंगी, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तब भी, और अगर आप डिफ़ॉल्ट से बचना चाहते हैं तब भी। अब वो जो चीज़ें आपको कह रहे हैं डार साहब, वो करने के लिए आमादा नहीं हो रहे, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया होता है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी की बदनामी होती है। यानी सिंपली अगर एक्सचेंज रेट का इतना बड़ा हुआ फ़र्क, इसको IMF और आलमी सतह पे कैसे देखा जाएगा? यानी आज दोस्त बता रहे थे 260 रुपए का, 65 रुपए का भी डॉलर नहीं मिल रहा, और इंटरबैंक में आपका 226-27 में। देखो इमरान, कहीं पे भी, किसी चीज़ में भी, कभी कायनात में भी दो इंसान एक शक्ल के नहीं होते, और पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मईशत की भी अपनी खदो खाल है। जो पाकिस्तान में हो रहा है, इसका मॉडल आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं डार साहब की और इस गवर्नमेंट के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, कि मैं उसके बारे में सिर्फ मुख्तसर बात ये कहना चाहता हूँ कि इनके बस का ये काम नहीं है, और इनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, ये सिर्फ एक माशी काम कर रहे हैं।
इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है इंपोर्टर, और इनका जो इंपोर्टर है उसके लिए इनको डॉलर ना है, ये उसके लिए पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। सर डॉलर को सिंपल। सस्ता यानी होल्ड और कर रहे हैं। कोई- डॉलर साहब कितना होल्ड कर सकते हैं सर? देखें, हर चीज की एक लिमिट होती है। जब आपके पास यहाँ चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी, आपको मंगवानी तो पड़ेगी अल्टीमेटली। अभी आपको घी मंगवाना है, आपको आटा लेना है, आपको गंदम की, आपके यहाँ पे बहुत बड़ा बहरान आपके सामने खड़ा हो रहा है, आपको पेट्रोलियम के अंदर पैसा खर्च करना है, आपको गैस के अंदर पैसा खर्च करना है। जब आप ये चीजें करेंगे, अद्वियात के लिए आपको करना है, फिर ताजिर आपके सर पे चढ़े हुए हैं। अल्टीमेटली डॉलर कम होने के बाद आपको एक वक्त तो आएगा कि आपको ओपन छोड़ना पड़ेगा। डार साहब कब तक इसको ग्रिप में रख सकते हैं सर? मेरी बात सुने। देखिए, दो लफ्ज़ होते हैं, एक लफ्ज़ होता है चालाक और कनिंग और जुगाड़ करने वाला, और एक होता है समझदार। ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। चालाक और समझदार एक सा नहीं होता। बस ये आप, मेरा जवाब है, आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। सर मैं तो समझ गया। चालाकी करने की कोशिश करते हैं सर ये उल्टा वो कहते हैं ना कि अब वो मिसाल बहुत अजीब सी है, लेकिन सियाना कौवा गूं पे बैठ जाता है जाके। सर तो हमारे साथ ये तो नहीं होने जा रहा कहीं कि हम अपनी सियाणपति के अंदर कि आप हर चीज में चालाकी नहीं कर सकते ना सर, हर चीज में जुगाड़ नहीं लगा सकते, हर चीज में मुल्की मामलात में जुगाड़ नहीं लगते हैं, चालाकियां नहीं होती है यहाँ पर आपको समझदारी दिखानी होती है। मेरे ज़ाती हिसाब में मैं डार साहब को कोई अहमियत नहीं देता। डार साहब मेरे ख्याल से सिस्टम में इररेलेवेंट है। ये पोजीशन नवाज शरीफ साहब की है। ये आप लोग उन बेचारे को, डार साहब को बिला वजह बना रहे हैं। वो तो एक आगे वाला, वो तो एक सिर्फ आने वाला, एक सामने आप समझे कि एक नाम है। ये पॉलिसी नवाज शरीफ साहब की है, और उन नवाज शरीफ साहब को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उससे ज़्यादा तो मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं ना जी। आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? आप मिफ्ता इस्माइल को बुला के पूछ रहे हैं, जो कि उनका नुमाइंदा। यू आर राइट, वो तो बहुत खुल के कह रहे हैं। सर मुझे ये बताएं कि कमर्शियल बैंकों का ये जो फैसला है कि क्रेडिट की जो अदायगियां हैं बैरून मुल्क, अब मिसाल के तौर पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप बाहर जाके शॉपिंग करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो ओपन मार्केट के रेट के ऊपर होगा। पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक कह रहे हैं यानी इंटर बैंक का रेट कुछ और है, लेकिन वो ओपन। सर ये कैसे हो सकता है? ये क्या चीज है सर? ये कुछ समझ आ रही है आपको? देखिए, मैं मुझे तो बहुत चीज़ें समझ आ रही है ना इमरान, मुझे तो बहुत कुछ समझ आ रहा है। आप लोगों को अब समझ आ रहा है ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मार्केट को तो अब समझ आ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा हूँ और क्या होने वाला है। ये तो अब आप लोग आज 2, 4, 5 हफ्ते से घबरा गए हैं और बातें कर रही है। ये सारी बातें, ये सब उस जुगाड़ का नतीजा है या उस तबाही का नतीजा है जो ये लोग कर रहे हैं। और ये मैं अब इनको वेरी फ्रेंकली इमरान, अब तो मैं समझता हूँ ये मासूम है, इनको समझ ही नहीं आ रही ये क्या कर रहे हैं। मतलब इनको ये समझ ही नहीं आ रही कि ये इनकी कश्ती कहाँ जा रही है। और मैं कहता हूँ कि इमरान खान एक निहायत ही खुशकिस्मत इंसान है, जिसको बनी बनाई मतलब जिसे कहते हैं ना, जिसके सामने वाला खुद ब खुद गिर रहा है। मतलब मुझे तो उसकी तो अल्लाह ताला ने उसको कोई रहमत दी है कि सामने वाला खुद ब खुद गिरता जा रहा है। मतलब ये मासूम है बेसिकली। आपको नजर आ रहा है ना, आटा, दाल, चीनी, ब्लैकआउट है सर। काश पाकिस्तान कह रहे हैं ना, ये सब कुछ हो रहा है। आज कल आटे की लाइन के अंदर एक आदमी जो है उसका इंतकाल हो गया। कल मैं शहबाज शरीफ साहब का एक बयान सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा है वर्ल्ड बैंक वाली से कि पाकिस्तान का ख्याल रखें। मतलब चाइना कह रहा है वर्ल्ड बैंक वाले से कि पाकिस्तान का ख्याल रखें। हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कहने की कि हमारा ख्याल रखें। नहीं, वो कह रहे हैं जी, वो तो घर वालों से भी बढ़ के चाइना वाले ख्याल रख रहे हैं। डार साहब, अब ये मियां साहब को कुछ तो सर सुनाना पड़ेगा ना। देखें, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों को कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कोई तो आसरा देना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसी रविश पे चलते हैं साहब, अगर इसी रविश पे चलते हैं तो हमें सिर्फ एक उम्मीद ये रह जाती है कि आर्मी चीफ हमें दोस्त ममालिक से पैसे लेकर दें, क्योंकि मौजूदा हुकूमत को तो कोई मुल्क, दोस्त मुल्क भी पैसे नहीं दे रहा, और आर्मी को दोबारा उसी काम में घसीटा जा रहा है जो बेचारों का काम नहीं है। वो पैसे इकट्ठे कर करके देते हैं,
यहाँ पे ये सियासतदान उड़ा देते हैं, हालांकि उनका ये काम नहीं है। तो अब अगर पैसे दोस्त ममालिक से आ जाते हैं तो क्या हम यानी हमें कितना फायदा हो जाएगा, कितना पैसा हमें दोस्त ममालिक दें तो हम सरवाइव कर सकते हैं इस वक्त? देखिए, दो बातें मैं करता हूँ। ये जो प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं, ये पहले चीफ थे एजेंसी के, जिस ज़माने में मैं चेयरमैन FBR था। मेरी इनसे मुलाकात रही है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि उनको घसीटा जा रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट लेने के लिए सऊदी अरेबिया से, और चाइना भी जाएंगे शायद वो, और फिर UAE भी जाएंगे। मुझे ये बता दें कि जब फाइनेंशियल जो सपोर्ट है उसके लिए आपको आर्मी की गारंटी चाहिए, तो फिर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी के लिए आप उनको कैसे न्यूट्रल रख सकेंगे? ये मुझे इस बात का मुझे निहायत अफसोस है कि हमारे सियासतदान अब इतनी सलाहियत नहीं रखते कि वो अपनी फाइनेंशियल मैटर को हैंडल कर सकें। मैं नहीं कहता कि वो फाइनेंशियल लेकिन सर अपने मैटर तो बड़े अच्छे हैंडल करते हैं। डार साहब के सारे असासे रिकवर हो गए हैं, शरीफ खानदान के सारे असासे रिकवर हो गए, अपने मामला तो बहुत अच्छे फाइनेंशियल हैंडल करते हैं, मुल्क के नहीं कर पाते। वहां नालायकी है। देखो, मेरी बात सुनो, वो मेरे लिए कोई कंसर्न नहीं है, मैं उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। अब अच्छा, सवाल अब मेरा दूसरा है। आपने सवाल दूसरा किया है। सवाल ये है कि सऊदी अरब ने मुझे 3 बिलियन दे भी दिया, वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर सऊदी अरब ने 3 बिलियन दे भी दिया तो मेरी जो पोजीशन है वो सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए बेहतर होगी। मैं फिर बाय द एंड ऑफ अक्टूबर इसी जगह पर आ जाऊंगा। अब यहाँ रुकिएगा सर, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नादरीन, हम बात कर रहे हैं शब्बर जैदी साहब से। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सवाल यह है कि अगर सऊदी अरब 3 अरब पाकिस्तान को देता है, या चले चाइना ने भी दिए हुए हैं, सऊदी अरब ने पहले भी $3 अरब दिया हुआ है, और UAE भी कुछ पैसे देता है, आपको $3-4 अरब इन मुल्कों से आपको मिल जाता है। मैं जानना ये चाहता हूं कि ये पैसे लेने के बाद क्या पाकिस्तान की कौम को कंफर्टेबल रखा जा सकता है, या महंगाई ऐसे ही रहेगी, हम सिर्फ डिफॉल्ट से बच जाएंगे? नहीं, मैं तो उल्टी बात कर रहा हूं। हम डिफॉल्ट से भी नहीं बचेंगे, डिफॉल्ट सिर्फ आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, डिफॉल्ट आगे बढ़ जाएगा, हम सिर्फ डिफॉल्ट सिर्फ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मुश्किलात फिर भी जो पब्लिक की मुश्किलात हैं उनका इस पैसे से कोई ताल्लुक नहीं, आप ये कह रहे हैं? में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, ज़रा बराबर ताल्लुक नहीं है। हमारा सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट जो मार्च अप्रैल में होने वाला था वो हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक चला जाए। पाकिस्तान के अकाउंट्स बैलेंस नहीं हो रहे सर, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? मगर मैं आपसे इमरान साहब एक और बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये अपनी इंपोर्ट का बिल कम होने की बात क्यों नहीं कर रहे? ये दुकानें क्यों नहीं बंद करवा पा रहे? ये गाड़ियों की पेट्रोल पे राशनिंग क्यों नहीं कर पा रहे? ये हज उम्रे की को सेल्फ फाइनेंसिंग क्यों नहीं कर पा रहे? ये फॉरेन फ्लाइट्स को कम क्यों नहीं कर पा रहे? तो पाकिस्तानी ये अय्याशिया कब ख़त्म करेंगे? सर वो तो अपने MNAs को स्कीमें दे रहे हैं, अरकान असेंबली को अरबों रुपए की, और उनको तो अगला इलेक्शन देखना है, वो मुल्क को तो नहीं देख रहा कोई इस वक्त। नहीं यार, मेरी बात सुने ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार वो तो सियासी बात है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे 3, 4, 5 बिलियन की हर साल सपोर्ट चाहिए, 4 से 5 बिलियन की हर साल सपोर्ट चाहिए। इसके 2 तरीके हैं ना, कि कोई हमें बाहर से दे दे, दूसरा तरीका ये कि हम घर में बचत कर लें। मसला मेरा ये कहने का बार बार आपको ये है कि हम घर की बचत नहीं कर रहे ना, मसला मेरा ये है। आप लोग अच्छा, चले मैं एक सवाल करता हूं सर। देखिए, जो इकदाम आप कह रहे हैं ना सर, जो इकदाम आप कह रहे हैं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैंने दुनिया के कई मुल्कों में देखा है कि इस तरह के इकदाम वो करते हैं कौमी बचत के लिए। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और ठीक है, कौम अपना तर्ज ज़िंदगी बदल ले थोड़ा सा, और चीज़ों के ऊपर कौम भी सेक्रीफाइस करे, बात आपकी ठीक है। लेकिन उसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में है, उसके बाद पॉलिटिकल कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। जो इकदाम आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में या तो मार्शल लॉ लगा सकता है,
या कोई ऐसी हुकूमत जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करें और उसके लिए वो सोचें कि चलो मिलके कुर्बानी देते हैं 2-4 साल? यार देखो रियाज, ये तो फिर सियासी सवाल है ना, मेरे से तो नहीं करो ना। फिर मैं जब सियासी जवाब देता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि शब्बर साहब किस बेस पे ये बात कर रहे हैं। तो मेरे पास तो कुछ इन्फॉर्मेशन या इंटेलिजेंस होती है, मगर मैं ये सियासी बातों का जवाब देना नहीं चाहता ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिंपल सी बात ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार हमने आपके सामने पूरे हालात रख दिए। बाहर सऊदी अरब का दौरा हमें सिर्फ टेम्परेरी ICU से बाहर निकालेगा, फिर हम 6 महीने बाद यहीं खड़े होंगे। तो फिर उससे कौन बचाएगा? मैं ये कह रहा हूँ। तो उसका एक ही तरीका है कि मार्च में इलेक्शन कराओ, एक स्टेबल गवर्नमेंट लाओ, उनसे वो फैसले करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे वो भी चले जाएंगे। वो आखिरी अल्फाज थोड़ी है। अगर वो नहीं कर सकेंगे अवाम उन्हें हटा देगी, खत्म बात। मार्च में तो सर अब इलेक्शन हो नहीं सकते, क्योंकि देखिए ना, पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि अंदर इलेक्शन होंगे, तो ये तो फिर अप्रैल के बाद ही इलेक्शन होंगे जो भी करेगा, या रमज़ान मुबारक के बाद इलेक्शन होंगे। तजवीज़ जो है वो ये है कि यानी आप चाहते हैं कि एक निगरान हुकूमत फौरी तौर पे बनाई जाए और फिर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि लोग आने वाली हुकूमत के फैसलों का एहतराम करें, या वो हुकूमत फैसले करने में थोड़ी सी दलेर साबित हो। ये हुकूमत तो कर नहीं पा रही, क्योंकि सर इनका तो सारा पॉलिटिकल कैपिटल खर्च हो गया है। अब ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है अगेन, लेकिन अब हाल उनके पास नहीं है ना सर। उनको दोनों चीजें मैनेज करनी है, इकोनॉमी भी और अपनी पॉलिटिक्स भी। आप बात कर रहे हैं खाली इकोनॉमी की, उनके लिए दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, वो कैसे करें? तो यार मेरी बात सुनो, तो क्या पाकिस्तान की खिस्मत इनके ऊपर छोड़ दी जाएगी? देखें, अब मैं आपको सीधी बात, पाकिस्तान में PDM PTI के अलावा 3 फैसले करने वाले और भी हैं। एक फैसला करने वाला है एस्टेब्लिशमेंट, एक फैसला करने वाला है वॉशिंगटन की एडमिनिस्ट्रेशन, और एक फैसला करने वाला है IMF की एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये तीन जो फैक्ट, और चौथा है पाकिस्तान की अवाम, अगर ये चारों मिलकर ये फैसला करें कि इलेक्शन इज़ द ओनली सोल्यूशन, तो PDI और PTM इररिलेवेंट हो जाएंगी और फैसला हो जाएगा। अब मुझे एक और चीज सर बताएं, मुझे एक और चीज बताएं सर, कि ये एस्टेब्लिशमेंट को आपने मशवरा दिया है और एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है? यानी आप तो सर मिले हैं ना, आपकी तो बातचीत हुई है, आपने सिचुएशन सामने रख दी, तो वो कैसे निकाल रहे हैं इसमें? यानी अब यही तरीका है कि जाएंगे दोस्त ममालिक से पैसे मांगेंगे, कुछ यहाँ पे हेल्प करेंगे, कुछ और हल निकालेंगे, कैसे सर? मेरी बात सुनो यार, किसी का दिमाग तो कोई नहीं बता सकता ना। आप यही कह सकते हैं ना किसी को जाकर कि यार मेरे अंदाजे में ये एक तरीका है। अब वो आदमी क्या फैसला कर रहा है वो उसके दिमाग में है, वो मुझे तो नहीं बताएगा ना वो क्या फैसला कर रहा है। मगर अगर वो रीजनेबल आदमी होगा तो वो लॉजिकल फैसला करेगा। दैट्स सिंपल आंसर ये है इसका। और लॉजिकल फैसला आपको लगता है कि इलेक्शन करवाओ और मुल्क को आगे बढ़ाओ, इसके अलावा कोई लॉजिकल फैसला नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इस वक्त हम एक और प्रॉब्लम में फंस गए हैं। प्रॉब्लम में इसलिए फंस गए हैं कि जो चेंजेस हुई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में वो अभी बहुत रिसेंट हैं। तो एक हर आदमी का जेस्टेशन टाइम होता है, तो जेस्टेशन टाइम जो है वो लगेगा, और पब्लिक का जो इंटेलिजेंसिया का व्यू है वो सामने आएगा। एक व्यू ऑलरेडी मैंने सामने रख दिया है, अब और लोग भी उस व्यू को सामने लेकर आएंगे, और उसके बेस पर हर लॉजिकल आदमी, इवन ये गवर्नमेंट भी ये फैसला करेगी। मेरा जाती व्यू है हमें कितनी जल्दी हमें कितनी जल्दी फैसला करना पड़ेगा? आपने बता दिया कि ये 3-4 लोग हैं, स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट है, उसको फैसला करना है। तो पाकिस्तान में तो एस्टेब्लिशमेंट ही है ना सर जिसने फैसला करना है। हमें कितनी जल्दी फैसला करना पड़ेगा? देखिए मैंने एक बात की थी जब मैंने इंटरव्यू पहला दिया था कि मुझे ये तकरीबन जनवरी के महीने में कोई बुनियादी फैसला होता नज़र आ रहा है। और मैं ये भी समझता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी फाइनेंस के बारे में, उसमें मतलब राइटली सो गवर्नमेंट ने कोई बहुत पुरुम्मीद शक्ल नहीं दिखाई है उनको। ये मतलब पहली दफ़ा गवर्नमेंट को दिखाना था, और गवर्नमेंट ने सही बात की है और उन्होंने बता दिया कि ये पोजीशन है। और अब उन्होंने भी सुन लिया,
सबने देख लिया, अब फैसला होगा। मगर मैं तो फिर ये बात कह रहा हूँ, मैं अभी भी समझता हूँ अगर ज़रा सी भी सलाहियत है शहबाज शरीफ साहब में, तो वो मार्च में उन्हें इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर देना चाहिए। अदरवाइज़ वो अपने लिए भी नुकसान करेंगे और वो आने वाली गवर्नमेंट के लिए भी नुकसान, आने वाले पाकिस्तान के लिए नुकसान करेंगे। उनके पास यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो ना, बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए। शब्बर जैदी साहब, हम दोबारा आपसे बात करते रहेंगे। सिचुएशन ऐसी है, आपकी राय लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो तमाम हलकों को सुननी चाहिए, और आप जैसे मजीद लोग भी मौजूद हैं। अब राय के ऊपर अगर किसी ने कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो हम लोग हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बड़े डिस्टर्ब करने वाले मनाजिर भी नज़र आ रहे हैं। लोग आटे के लिए किस तरह ट्रकों के साथ लटक रहे हैं, कतारों के अंदर खड़े हैं। स्पेशली सिंध के जो मनाजिर हैं वो बहुत दिल दहला देने वाले हैं। एक शख्स जो है उसकी मुबैना तौर पे वो जाबहक भी हो गया है आटे की लाइन में, और वो रिपोर्ट हो रहा है मामला। दूसरा, सफ़ेद पोश शहरी जो है वो हाथों में पैसे पकड़ के लाइनों में, तो लोग अब क्या लगेंगे क्योंकि आटा थोड़ा है, लोगों की तादाद ज़्यादा है। ये कहाँ ये मुल्क जा है, और पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि इस खित्ते में सबसे महंगा आटा हम ख़रीद रहे हैं। यानी आज से 8 महीने पहले जो आटे की कीमत थी वो 50-55 रुपए थी, तो बहुत महंगा था पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक, और मीडिया उस पर बहुत रो रहा था, उछल रहा था। लेकिन आज यही आटा 150-160 में है, तो पाकिस्तान का मीडिया उस पर वैसा वावेला ही नहीं कर रहा। मुझे हैरत होती है कि हम लोग इतनी बुरी तरह एक्सपोज होंगे, मीडिया के लोग भी, और बाज़ औक़ात शर्मिंदगी भी होती है, और इस कौम से हम माफ़ी कैसे मांगेंगे ये समझ नहीं आती। यानी कौम को हमने पहाड़ा पढ़ाया कि 55 रुपये का आटा या 50 रुपये का आटा बहुत महंगा है, और जो आटा आपको 150 रुपये का मिल रहा है और ये महंगा नहीं है, या इसके ऊपर हम बात वैसे कर ही नहीं रहे, सिर्फ वाजिबी सी ये खबर देते हैं ताकि हम ये कह सकें कि हमने खबर दी थी। पाकिस्तान का मीडिया जितना एक्सपोज हुआ इन 8 महीनों में, शायद उतना कोई भी एक्सपोज नहीं हुआ, और अभी तक वो पुराना खेल जारी है। इमरान इस्माइल साहब, आप लोग सिंध के अंदर मेंबरशिप मुहिम चला रहे हैं, और आपके कैंप्स के ऊपर भी हमने बहुत रश देखा है। MQM के धड़े इकट्ठे हो रहे हैं या किए जा रहे हैं? पहला सवाल यह है। MQM के धड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं जी, हो नहीं रहे। तो कैसे किए जा रहे हैं ये, यानी फॉर्मूला क्या है? इमरान, देखें, बात यह है कि MQM को मैंने हमेशा देखा है कि ये पोस्ट अल्ताफ हुसैन ये फ़ोन के ऊपर चलते हैं। जब हमारी हुकूमत गिर रही थी, तो जब इनसे कॉन्वर्सेशन हमारी चल रही थी, तो मुझे और अली जैदी को खान साहब ने भेजा, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी थे साथ, और हमने जाके इनसे बात की। तो इन्होंने हमें, पहले जब सारी टीम सामने बैठ गई तो उन्होंने हमें कहा कि जी वो हमें गवर्नरशिप भी चाहिए सिंध की, और हमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग भी चाहिए। तो हम दोनों वहाँ मौजूद थे। हमने कहा जी हम तैयार हैं, अभी भी ले लें, कोई इशू नहीं, आप करें बात इस पर आगे। तो मैंने देखा खालिद मकबूल सिद्दीकी और एक दो जो उनके दोस्त थे वो सामने थोड़ा सा बेचैनी में टहल रहे थे। फिर मुझे एक MQM के साथी ने इशारा किया कि ज़रा सा इधर कोने में आके हमारी बात सुन लें। तो मैं जब उठ के गया तो उन्होंने कहा कि जी बस वो बात यह है कि बाकी सब तो ठीक है, हम आपके साथ रहेंगे, रहना चाहते हैं, बस एक फ़ोन करवा दें हमें। तो हमने कहा कहाँ से फ़ोन आपको करवा दें, फ़ोन हमारे पास है कहाँ? तो उन्होंने कहा जी फ़ोन करवा दें तो आगे हमारा फैसला आसान हो जाएगा। तो न जाने उसके बाद उनको फ़ोन आया कि नहीं आया, आया तो क्या है, लेकिन वो फ़ोन के बगैर नहीं हिलने वाले। तो वो अभी भी सॉरी आपकी आवाज़ कट रही है। नहीं, आप बात, मैं अभी की बात सुन रहा हूँ। आप कह रहे हैं अभी भी फोन पे चल रहे हैं? मेरा तो ये ख्याल अंदाजा है कि अभी भी फोन पे चल रहे हैं। इनके अंदर फैसले करने की सकत है नहीं, आप खुद फैसले कर सकें किसी किस्म के। ये जो मुस्तफ़ा कमाल है, ये मेरे पास जब मैं गवर्नर था मेरे पास कभी कभी मुलाकात होती थी, आया करते थे। तो उस वक्त भी ये इतनी गालियां देते थे MQM को, कहते थे कि पतंग का निशान ही दहशतगर्दी का निशान है, हम तो इस निशान को ही दहशतगर्द समझते हैं, MQM का नाम ही दहशतगर्दी का नाम है।
और हमारा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम कभी इनके साथ बैठें। और आज वो कामरान टिसोरी साहब ऐसा जादू लेकर आए हैं कि वो जादू की छड़ी घुमाते हैं और सारे साथ खड़े हो जाते हैं। फारूक सत्तार भी आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं। कामरान टिसोरी की तो अपॉइंटमेंट में एमकेएम को हैरत थी, उनको उनके साथियों ने मुझे कहा कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या हमारे साथ। एडमिनिस्ट्रेटर भी उनको ना मिला किसी सूरत, वो कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लेने गए थे। महंगाई के ऊपर वो हमें छोड़ के गए थे, वो महंगाई भी उनसे काबू नहीं आया, महंगाई का जिन। तो एमकेएम की अगर ये हम ये समझ लें एक मिनट के लिए कि ये सारे इकट्ठे हो भी जाते हैं, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल और ये प्रेसिडेंट एमकेएम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये एक सीट भी नहीं निकाल सकते मिलके हमारे खिलाफ। आज पाकिस्तान सर देखिए, इंसाफ हुआ है। अब एक सेकंड, जो इकट्ठे कर रहे हैं वो फिर सीटें भी लेकर देंगे। अभी देखा ना आपने, पीपल्स पार्टी ने कराची इलेक्शन में एक सीट जीती है, तो वो जीती है ना उन्होंने सीट। अब आप कुछ कर तो नहीं पाए और वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस भी किया है। तो क्या मजाक है जो अगर तो ये टेलीफोन पे इकट्ठे हो रहे हैं तो टेलीफोन सिर्फ इनको तो नहीं जाएगा, या उस टेलीफोन पे सिर्फ एक ही नंबर तो डायल नहीं होता, और बहुत सारे भी होते हैं। तो फिर जो इनको इकट्ठा करेगा वो इनको फतह भी दिलवाने की कोशिश करेगा। नहीं, जरूर करें। अव्वल तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो नया चेंज आया है इसमें कोई मुस्बत चेंज भी आएगा और ये ज़रूर इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कामयाबी का जीना साबित हो सकता है। क्योंकि पिछला जो था मामला वो तो खुल के हमारे खिलाफ लगे हुए थे और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरह से मनोवर हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद जो पंजाब में इलेक्शन हुए माफ़ कीजिएगा, जो पंजाब में इलेक्शन हुए उसमें 20 में से 17 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती, तारीखी कामयाबी हासिल की। उसमें भी पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ लगा हुआ था, लेकिन हमने जीता। 52% वोटिंग रही और उसको हराना मुमकिन ना हुआ। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कराची में भी एक बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और वो वोट देंगे खान साहब को। सर देखिए, अब ये तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो तब ज्यादा होता है और फिर मीडिया की तवज्जो भी इधर उधर होती है और दाव लगाना भी आसान होता है और बड़ा तजर्बा है। सर आपको पता है एमकेएम का, हमने तो ऐसे वोट पड़ते हुए देखे पोलिंग स्टेशंस पे कि यानी इतनी तेजी से वोट पड़े हैं कि बिजली का बना हुआ आदमी भी नहीं इतनी तेजी से वोट डाल सकता, और जितने वोट नहीं होते थे उससे ज्यादा पड़ जाते थे डब्बों में। वो तो कमाल था ना, एक घर में 500, 600, 120 गज के घर के अंदर 600 वोट रजिस्टर्ड हुए थे। एक बिल्डिंग थी जो तकरीबन 150 गज की बिल्डिंग थी, 4 अपार्टमेंट थे, उसमें 2000 वोट रजिस्टर्ड थे। हमने सारे निकाल के इलेक्शन कमीशन को दिए, हमने लड़ाई की है इसके लिए और हमने कराची में रिजल्ट लिया है। कराची में जो हमने रिजल्ट लिया है उसमें एमकेएम हमेशा हम पे इल्ज़ाम लगाती रही कि ये इनको एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाई हैं सीटें, हम तो यहाँ से इलेक्शन जीते हुए थे। लेकिन अब इलेक्शन जब नज़दीक हैं और 4 दफ़ा तो डिले कर चुके हैं, पोस्टपोन कर चुके हैं, अब इलेक्शन 15 तारीख को है। ये भी नहीं कि वो इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन खुल के वाज़ेह तौर पे कोई बात नहीं कर रहा, मुग्गम गुफ्तगू चल रही है। लेकिन इंशाल्लाह इसी 15 तारीख को इंतखाबात होते हैं तो इसी में पता लग जाएगा कि किस तरफ आवाम खड़ी है। सिंध में इमरान खान साहब बार बार वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। मैंने इंटीरियर सिंध पूरा विजिट किया है, लोग वहाँ पे डंडे लेकर ढूंढ रहे हैं हुक्मरानों को और एडमिनिस्ट्रेशन को, किधर गए वो लोग। ना उनको राशन दिया, ना उनको खैमे दिए। मुझे तो ऐसा लगता है कराची के 2-3 जो बड़े नाम है वॉलंटियर जो काम करते हैं पब्लिक की मदद के लिए, उन्होंने सिंध की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा काम किया है। सिंध की गवर्नमेंट तो नजर ही नहीं आई और इवन जो सामान मिला वो भी गायब कर दिया कहीं पे। तो इमरान इस्माइल साहब, सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा गैप और बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है, उसको फिल करने के लिए नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी PMLN, PTI और बाकी जमातें भी वहां पे आ सकती हैं। तो इमरान खान साहब मुंह से तो कहते हैं, तो प्लान क्या है आपका? नहीं, प्लान बिल्कुल तैयार है। इमरान खान साहब को जैसे ही डॉक्टर इजाज़त देंगे मूवमेंट की, वो 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन वो सिंध का रुख करेंगे और सिंध में इंशाल्लाह उन्होंने टाइम ज़्यादा लगाना है। क्योंकि मैं कल भी इंटीरियर सिंध में था, हैदराबाद में था, थोड़ा आसपास के इलाकों में भी गया। वहाँ पे लोग बड़ी बेचैनी और शिद्दत से खान साहब का इंतजार कर रहे हैं। ये जो आप बोलते हैं इलेक्शन कह रहे हैं, जो आप रश देख रहे हैं मेंबरशिप कैंप्स के ऊपर, ये इस बात की गवाही है कि लोग इमरान खान का किस शिद्दत से सिंध में इंतजार करें और अनबिलीवेबल मनाजिर हैं सिंध के। और अगर खान साहब ने
इस वक्त सिंध में थोड़ा सा टाइम लगा दिया, थोड़ा अपनी एनर्जी सिंध में सर्व कर दी, तो इस सिंध में तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता। नहीं, लेकिन जरदारी साहब को तो लगता है कि बिलावल अगले वजीर आजम बन जाएंगे, यानी नून लीग पंजाब से इतनी सीटें ले लेगी, फजल रहमान बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से इतनी सीटें ले लेंगे, ANP भी कुछ ना कुछ कर लेगी और पीपल्स पार्टी सिंध से सीटें निकालेगी, MKM भी निकालेगी और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वजीर आजम बन के पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पे ले जाएंगे। ये जरदारी साहब का मानना है और उनका ये फॉर्मूला है। एक तो इमरान, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आसिफ अली जरदारी इतने बड़े सियासतदान हैं नहीं जितने हमारे मीडिया ने उनको हाइप दी हुई है कि जी वो जादूगर हैं और वो जिधर जाते हैं उधर तहलका मचा देते हैं। ये सूटकेसों में चोरी के पैसे भरना और जाके लोगों की ज़मीन खरीदना, उनके वोट खरीदना, ये अगर सियासत है तो हाँ, आसिफ जरदारी ज़बरदस्त सियासतदान है। अगर हम इस बात पर नतीजे पर पहुँच गए हैं कि हम इस चोरी के पैसे को जायज़ समझते हैं और ये इस तरह लोगों को खरीदो फरोख्त को जायज़ समझते हैं, तो फिर तो जरदारी साहब ठीक है। मैं तो समझता हूँ मीडिया को भी हाइप थोड़ी जरदारी साहब के लिए कम करनी चाहिए। जो उन्होंने कह दिया हम चल पड़े, जो जरदारी साहब ने कह दिया बिलावल साहब बन जाएंगे वजीर आजम, बिलावल में वजीर आजम बनने की तड़ ही नहीं है। वो वजीर आजम किस तरह बनेंगे बिलावल, मुझे बताएं तो सही। आज भी पंजाब के अंदर बन गए जीतने के काबिल नहीं है। बिलावल वजीर खारजा भी तो बन ही गए ना सर, जैसे शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए हैं ऐसे बिलावल वजीर आजम भी बन सकते हैं सर। क्या हो सकता है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। उस्मान बुज़दार इतने बड़े सूबे के वजीर आला बन गए, कुछ भी हो सकता है साहब। नहीं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर सियासी तौर पे देखा जाए तो ना बिलावल साहब में तड़ है वजीर आजम बनने की, ना वो बन के चला सकते हैं। वो अभी नाबालगी के उसमें हरकतों में है, अभी वो उनको वो कर लेने दें। मैं तो समझता हूँ वजीर खारजा का ओहदा भी उनके लिए बहुत बड़ा है और वो जिस तरह से वो क्लेम करते फिर रहे हैं कि जी उन्होंने पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट से निकाल के फाइटिंग की वाइट लिस्ट में करवा दिया, बड़ी मेहनत की उन्होंने। मुझे बताया तो सही किधर मेहनत की उन्होंने, कौन से फोरम पे। 28 नुकात थे फैटिव के, जिसमें से 26 हमने हल कर दिए थे, 2 के ऊपर हम काम कर रहे थे। इन्होंने फैटिव के जब मामला थे, इन्होंने पंगा डाला था, आपको याद होगा कि जी अगर आप नैब खत्म करेंगे और नैब के पर काटेंगे तो ही हम ये फैटिव के बिल पर दस्तखत करेंगे, जो नए बिल्स आप लाए। याद होगा आपको, बड़ी मुसीबतों से वो बिल हमने पास करा। अच्छा मुझे ये बताएं, वो तो सर एस्टेब्लिशमेंट भी मदद कर रही थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर दोबारा इलेक्शन मुलतवी कर देते हैं 15 जनवरी को, तो फिर आप लोगों की हिकमत अमली क्या है? PTI क्या प्रोटेस्ट करेगी, क्या करेगी, अदालत में जाएगी, कहाँ? नहीं, हम अदालत में तो जाएंगे ही जाएंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे। ज़ाहिर है हमारे पास यही 2 रास्ते हैं और हम जो सियासी रास्ते हैं उनको अपनाएंगे ज़रूर। लेकिन मुझे कोई तवक्को नहीं है इलेक्शन कमीशन से कि वो किसी किस्म का रिलीफ, या कोई रिलीफ से मुराद है कि वो कोई इलेक्शन टाइम पे करा दे या कोई ऐसा काम कर दे जिससे आप कह सकें कि हाँ ये गैर जानिबदाराना या अनबायस काम ये कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस वक्त बिल्कुल पार्टी बनी हुई है। मेरा तो ख्याल है कि उनको एक पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल भी ले लेना चाहिए और अपना इलेक्शन भी लड़ने कोई भी सिंबल उनको मिल सकता है, शेर का बच्चा या कोई भी तीर की जगह चाकू या कोई इस तरह का सिंबल उनको मिल जाएगा और उससे इंतखाब भी लड़ सकेंगे वो। सर सिंध के अंदर आपके उम्मीदवार पूरे हो जाएंगे इस दफा? यानी आपके पास तो PTI ने कभी काम ही नहीं किया इंटीरियर में जाके, और अगर किया है तो मखसूस जगहों पर किया है। पूरे लैंडस्केप के ऊपर हर हल्के में उम्मीदवार खड़ा करना, तगड़ा बंदा ढूंढ के खड़ा करना, आप लोग कर सकते हैं? नहीं, ये आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि क्या हमारे उम्मीदवार पूरे होंगे कि नहीं होंगे। देखें, ये सारा दारोमदार है, जो काउंट सारे कर रहे हैं वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का बहुत बड़ा काउंट है। लेकिन इस बारी हमें बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी और वो मेहनत हम कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह इसको मजीद बढ़ाएंगे भी। थैंक यू वेरी मच इमरान इस्माइल साहब। नाजरीन, कल तक के लिए आप इजाजत दीजिए, मुलाकात होती है कल के प्रोग्राम में, आपको सुनवाएंगे कि अवाम क्या कह रहे हैं। अल्लाह हाफिज। बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।